अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। प्रोग्राम फ़ेस टू फ़ेस में खुश आमदीद। ईरान पर आज हम जब डिटेल डिस्कशन करेंगे तो उसमें हम उसकी मुआशी हालात से तो सब आगाह हैं, लेकिन आबनाए हरमज़ पर उसका जो कंट्रोल है और उसको अमेरिका ने कितना डिस्टर्ब कर रखा है, और अमेरिका क्या पूरी दुनिया का ऑयल वहाँ पर जो बंदिश बनी हुई है, ईरानी नेवी मुकम्मल तबाह होने के बावजूद आखिर अभी तक कंट्रोल ईरान के पास है। ईरान की इकोनॉमी की सूरत हाल आपके सामने है, उसकी फ़ज़ाई, उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी, उसके रजीम चेंज के हवाले से, और फिर मुज्तबा खामेनाई जो उनके नए सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने जो शराइत आयद की हैं और उन्होंने कहा है कि आलमी ताकतें जब तक हमें गारंटी नहीं देती तब तक ये जंग ख़त्म नहीं होगी। तो आज हम डिटेल इस प्रोग्राम में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि इस जंग की आगे आने वाली हिकमत अमली ईरान की जानिब से और अमेरिका और इसराइल की जानिब से क्या होगी। मैं अपने मेहमानों के इंट्रोडक्शन की तरफ चलती हूँ। मेरे साथ जो गेस्ट हैं, एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, उनको वार्म वेलकम कहते हैं। ब्रिगेडियर वकार खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आपको भी वार्म वेलकम। और हमारे साथ हमारे परमानेंट पैनलिस्ट शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एडमिरल साहब की जानिब जाऊंगी। इब्राहिम लिंकन की अगर बात करें तो ईरान कह रहा है कि हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया, कुछ नहीं तो एटलीस्ट डैमेज तो किया है। तो आपको क्या समझाइएगा ज़रा आसान अल्फाज में, क्या वाकई ही ईरान के पास ऐसे ड्रोन्स, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो इतना महंगा, इतना एक्सपेंसिव और बड़ा एयरक्राफ्ट डैमेज कर सकते हैं? देखिए, अमेरिका और इजराइल के पास बिलाशुबा बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम्स हैं और बहुत ज़्यादा भी हैं तादाद में, महंगे भी हैं। लेकिन ज़रा सा गौर फरमाइएगा कि उनका जो वेपन सिस्टम है वो 20वीं सदी की वॉरफेयर के हिसाब से तो बड़ा मौजूद है, लेकिन 21वीं सदी के हिसाब से इतना मौजूद नहीं। इसलिए कि 21वीं सदी में अगर आप अर्मीनिया अजरबैजान की जंग देख लीजिए, रशिया यूक्रेन की जंग देख लीजिए, और पिछले साल जून में भी अगर आप ईरान इजराइल की जंग देख लीजिए, और इस वक्त भी जो जंग चल रही है, इसमें जो जंग का कुलिया है वो है नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर एट लो कॉस्ट। यानी नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन्स और लो कॉस्ट, यानी सस्ते इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म आप यूज करें, सस्ती टेक्नोलॉजी यूज करें और उससे ज्यादा डैमेज पहुंचाए। एसिमेट्री की वर्ड है जो इस वक्त 21वीं सदी का बेसिकली वॉरफेयर का की वर्ड है, एसिमेट्री। और ईरान, हैरानगी की बात है कि कई दिहाइयों से इस पे काम कर रहा था। अब जो ट्रम्प साहब बात करते हैं कि मैंने उनकी नेवी के 40-50 जहाज डुबो दिए हैं, उनकी नेवी को तबाह कर दिया है, उनकी बेसिस तबाह कर दिए हैं, और IRIS दीना का भी आपने किस्सा सुना जो श्रीलंका की कोस्ट के पास जिसको तबाह किया गया। ये सब जहाज जो उनकी रेगुलर नेवी है, जिसको अर्तिश नेवी कहते हैं ईरान की, उसके अच्छा, अर्तिश नेवी के पास बड़े जहाज हैं, बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, जैसे पाकिस्तान नेवी के पास है या किसी भी और नेवी के पास है। और अर्तिश नेवी का बिलाशुबा मुकाबला आप US नेवी से नहीं कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। US नेवी बहुत वो रिसोर्सेज में भी कम है, तादाद में भी कम है, बट स्टिल गेम तो पलट तब जाती है जब पासदारान इनकलाब की एंट्री होती है, तो उसका मुकाबला छोटी बोट्स तो खास तौर पर नहीं कर पाते। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ ब्रिगेडियर साहब। मैं ब्रिगेडियर साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। अब फैसल शाह साहब ने बड़ा डिटेल हमें समझा दिया कि उनका नेवल सिस्टम या उनके फोर्सेस कैसे ऑपरेट करती हैं, बट स्टिल इसके बावजूद भी अमेरिका ने क्या ही हासिल कर लिया है वॉर को इम्पोज करके। ना तो वो रिजीम चेंज कर सके हैं, ना उनके टैंक या बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को वो मुकम्मल तबाह कर सके हैं। न्यूक्लियर कहकर वो आए थे, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम भी वहीं का वहीं है। तो इसका मतलब है कि नज़र आ रहा है कि अमेरिका और इसराइल बुरी तरह से इस वॉर में फंस चुके हैं, और अब उनके रिसोर्सेज जो हैं वो कम हो गए हैं। लैक ऑफ रिसोर्सेज इस टाइम US को है, तभी थाट जो है वो जनूबी कोरिया से अब इसराइल मुंतकिल किया गया है। आई थिंक इसमें डिस्कशन से तीन बड़ी स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन थी। एक तो रजीम चेंज के बारे में दे वर क्वाइट बेसिकली आपका ऑप्टिमिस्टिक थे कि जैसे अटैक होगा और हम टॉप लीडरशिप को जब बताएंगे तो देयर विल बी रिवोल्ट, और लोग खड़े, आपने देखा फिर कुर्द को भी इन्होंने इशारा किया जी कि आप उधर से हमला कर दें, डिस्पाइट के वहाँ पे गुंजाइश नहीं थी। तो रीजन में इस तरह की आई थिंक जो डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं देखी जाती है, और आवाम जो है आपने देखा कि वो जेल की, स्पेशली आई थिंक अली खamenei साहब की जो शहादत है उससे जेल किया, ये वेस्टर्न जो है सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की मान रहे हैं। तो बिल्कुल एक तो इट वेंट 180 डिग्री। पहला शॉक वो कि जो रजीम है गवर्नमेंट एट स्टेट और पीपल आर, बल्कि आई वुड से कि अगर कोई डिसेंटिंग वर्ड्स थी वो सारे
जैसा भी मेंशन हुआ कि एक थाउजेंड ऑफ ईयर ओल्ड हिस्ट्री एंड कल्चर है, और तो इस जगह पे ईरान इज एग्जिस्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये कॉलोनाइज नहीं हुआ, आई थिंक वर्ल्ड वॉर 2 में शायद थोड़ा बहुत ऑक्यूपाई हुआ था, या अलेक्जेंडर द ग्रेट ने किया, और उसके बाद इट बिकेम एन एम्पायर आल्सो, एम्पायर की डिफरेंट शेड में। तो एक आपके ने बड़ा अर्थ रूटेडनेस है वहाँ पे। दूसरा था बेसिकली उनकी जो कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ जो ईरानी रिस्पॉन्स है, बिकॉज प्रॉब्ली दे थॉट कि जून की तरह इट विल फोकस ऑन इजराइल और शायद अमेरिकन जो फ्लीट्स हैं उनको निशाना, बट देन ईरान वेंट ऑल आउट, जो मेरे ख्याल में एक आई वुड से एक मैक्सिमलिस्ट स्ट्रेटजी थी, लेकिन उसने उनको डिविडेंड दिए हैं। और ये अमेरिकन इकोनॉमी क्या बर्दाश्त कर सकती है? उससे बड़ा सवाल तो ये है कि वो तो नो वॉर कह के डोनाल्ड ट्रंप नारा लगाकर आए थे, अब लेट्स सी वहाँ पर इकोनॉमी कंट्रोल कर सकती है। बट भट्ट साहब, अब ये जो डेल्टा फोर्स बनाने की तैयारी की गई है, बल्कि बनाने की तैयारी क्या, वो अनाउंस कर चुके हैं आप ज़मीनी तरीके से भी, बूट्स ऑन द ग्राउंड, हमने पहले भी ये बड़ा डिटेल डिस्कस किया था। तो ये डेल्टा फोर्स की तैयारी, इसका किरदार क्या होगा और ये कैसे ईरान के अंदर एंटर होगी? देखें फ़िज़ा, ज़मीनी हमले की बात करिए, ये उतना ही मुश्किल है जितने आपका सवाल का जवाब देना ज़रा मुश्किल होता है। यहाँ पर बात यह है कि अगर आप ईरान पे ज़रा गौर फरमा लेंगी थोड़ा सा, तो ईरान का रकबा और आबादी जो है उसको ज़रा कंपैरिजन करें तो 5 लाख से ज़ायद फौजी अमेरिका लेके आए ना, आए 5 लाख से ज़ायद फौजी लेके आएगा, तो फिर मामलात यहाँ पर बूटों के साथ तशरीफ़ का टोकरा ला सकते हैं। बात यहाँ पर यह है कि मौजूदा जो सियासी हालात हैं, जो जंग हो रही है, ये सारी दुनिया को आप देख रही हैं ना, तो वाशिंगटन में भी संजीदगी से गौर हो रहा है। वो भी देख रहा है कि ये ज़मीनी जो काम है, इस पर एक्सपेंस क्या होंगे, पैसे क्या लेंगे, बंदे कितने मरेंगे, 5 लाख अफराद जाएंगे, वापस कितने आएंगे, और जहन्नम कितने वासिल होंगे, ये सारी चीज़ें नोट करने वाली हैं। बात ये है यहाँ पर कि एक और एंगल इसका गौर करेंगी अगर आप, तो इसका हदफ जो खलीज फारस में खारक जजीरा है, जहाँ से 90% ईरान का जो तेल है उसकी बरामदात होती है। अच्छा, अगर अमेरिका इस खारक जजीरे के ऊपर कंट्रोल हासिल करता है, तो फिर भी एक और एंगल से वो तशरीफ का टोकरा लाते हैं। बात यह है कि अमेरिका की जो 82वीं एयरबोर्ड डिवीज़न है, वो बनाई ही इसलिए गई हुई है कि उसने आना है, उसने उतरना है, उसने मामलात को कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करने के बाद उसने रास्ता हमवार करना होता है जो पीछे से फौज आ रही होती है, या ये, लेकिन ये जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। लेकिन आपकी इजाज़त से बड़े दिन बाद शाह जी तशरीफ़ लाए हुए हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस जंग में, अमेरिका और ईरान की जंग में, अभी तक अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर काबज़ नहीं हो सका, ये खुली नाकामी है, और आने वाले दिनों में क्या स्टेट ऑफ हॉर्मज़ ही फैसला करेगा इस जंग का? एग्री और नॉट, शाह जी? जी बिल्कुल, आपका तज्जिया बिल्कुल सही है। ये मेरा अपना ये ख्याल है कि देखें, ईरान, हर मुल्क की एक स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी होती है, हमारी भी है, भारत की भी है। ईरान की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश, और ये ईरान हमेशा से कहता आया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बंद कर दूंगा, सबको नुकसान होगा, लेकिन उसने कभी किया नहीं। पिछले साल जून में भी अगर आप देखें 2025 में जब इजराइल के साथ जंग हुई थी, तो जंग के बिल्कुल आखिर में जाके ईरान ने ये इंदिया दिया था कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने का सोच रहा हूँ, और पूरी दुनिया मुतहर्रिक हो गई थी, और फिर वो जंग रुकवाई गई। इस दफा उसने पहले दिन ही ऐलान कर दिया कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर रहा हूँ, और किसी को इजाजत नहीं होगी जाने आने की मेरी इजाजत के बगैर, के बगैर वहां से आने जाने नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि उसका कंट्रोल वहां पर है, और अभी उन्होंने सिर्फ ऐलान किया है इसका। अभी उसके पास और भी तरीके हैं इसको बंद करने के जो उन्होंने नहीं अपनाए। लाइक वो माइंस फेंक सकते हैं इसके अंदर, लाइक वो कोई शिप उसको डिबो सकते हैं बीच में बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के, ताकि बाकी शिप्स जो है वो आ जा ना सके। अच्छा, ईरान के साथ एक अच्छी चीज जो उनके हक में जाती है वो उनकी ज्योग्राफी है। वो ज्योग्राफी अल्लाह ताला ने उनको ऐसी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को और पर्शियन गल्फ को डोमिनेट करते हैं, और फिर उन्होंने मजीद उस ज्योग्राफी का अच्छा फ़ायदा उठाया और मुख्तलिफ जगहों पे बेसिस बनाए छोटे छोटे, जहाँ पे अपनी कश्तियाँ रखी हुई हैं, फास्ट स्पीड बोट्स वगैरह, और फिर मिसाइल बैटरीज वगैरह लगाई हुई, तो उससे ये कंट्रोल करते हैं सारे इलाके। अब ट्रम्प साहब अगर इसको खुलवा सकते होते तो मेरा ख्याल है कि वो ये बयान ना देते कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आपने नहीं खोली तो मैं 20% ज़्यादा आपके ऊपर अटैक करूँ। और अगर वो खुलवा सकते होते तो वो यकीनन ईरान की जो मेन लैंड है, जो ज़मीन है,
उस पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो अटैक ना शुरू कर देते, लाइक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो अटैक कर रहे हैं, सिविलियन गैदरिंग पे वो कर रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर पड़े कि लोग गवर्नमेंट को मजबूर करें कि वो जंग बंद करे। और बट स्टिल एट द एंड वो एक वन नेशन के तौर पर आए हैं और वो खुलवा सकते हैं। आपकी बात 100% है कि एक मिनट मुझे और दीजिएगा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ शहजाद साहब को कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, आप बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि ये वो इलाका है, मुझे लगता है, जो इस जंग का फैसला करेगा। और ना सिर्फ इस जंग का फैसला करेगा, बस जंग के बाद नई दुनिया क्या होगी, नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, मिडिल ईस्ट कैसा होगा, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स कैसी कंट्रीज बन के उभरेंगे, ये इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के कज़िये खत्म होने के बाद। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊँगी, ब्रेक पर मुझे जाना है, बट क्विकली ये बताइएगा कि जो ईरान ने और मुज्तबा खामेनेई ने जो शराइत अब रखी हैं अमेरिका के सामने, क्या अब उन्होंने तो बड़ी क्लियर कट और बोला, कैटेगोरिकली बोला है कि ये हमारी शराइत हैं, आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, गारंटी भी दे कि आइंदा कभी भी ईरान के ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा। क्या अमेरिका को मंजूर होंगी? जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर मज़ीद नहीं खुलता है, बंद ही रखते हैं, ईरान उस पर कंट्रोल रखता है, तो क्या वाकई घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा अमेरिका? आई थिंक बिल्कुल मैक्सिमलिस्ट उन्होंने स्ट्रेटजी अडॉप्ट की और मैक्सिमलिस्ट की डिमांड है। और यहाँ तक है कि आई थिंक फिर बेसिस तो एक गारंटी ली जाएगी जी कि आपने अगर बैठ के हर 6 मिनट पर अटैक करना तो ऐसे तो नहीं चल सकता। तो आई थिंक दे आर वेरी क्लियर और इट मीन्स कि ही इज ऑलरेडी लुकिंग एट अ प्रोटेक्टेड वॉर अगर ये स्टैक करना चाहते हैं। 6 महीने की बात हो रही है और आई डोंट थिंक सो वेस्ट कैन स्टैक इट। देखें अभी आपको पता है इंडिया में क्या हालत है कि गैस के सिलेंडर की 400 किलोमीटर की लाइनें लगी, पाकिस्तान में प्रेशर है, देन यू हैव चाइना जो बेशुमार एनर्जी यहाँ से जाती है, साउथ ईस्ट एशिया है, जापान है, उसके अलावा इवन यूरोप में, क्योंकि अभी तो शायद पुतिन साहब कह रहे हैं ले लें, लेकिन मैं जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि हम नहीं लेते। और तो आई थिंक इसमें इट विल बी ह्यूज एनर्जी शॉक टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये जंप करेंगे। बाकी इफ दे वांट टू स्ट्रेच, देखें चाइना और रशिया वुड लाइक इट, ठीक है आ जाओ स्ट्रेच करो यूक्रेन की तरह, तुम्हें फिर बताते हैं ना। आई थिंक मिलिट्री कैपेबिलिटी है इतनी ना इसराइल में। देखें एक 2 हफ्ते और चली तो जो इसराइल का हशर होना है, आप देख लें वहाँ पे जो हालात हैं, तो गुटली जितना मुल्क है जिस कंसंट्रेशन से फायरिंग हो रही है वहाँ पे मिसाइल की, और नए भी आ रहे हैं मिसाइल। अभी तो आई थिंक जो हाईटेक मिसाइल अभी आना शुरू है, तो वो भी देखना उन्होंने कि जी वो उनका बगल बच्चा सर्वाइव करता है कि नहीं करता, पता चले जी तो फायरिंग ही हो गया। तो मेरे ख्याल में दिस वीक विल बी डिसाइसिव एंड यू विल फाइंड कि शायद कोई एग्जिट स्ट्रेटजी को ऑफ रैंप बोलते हैं, ये निकाल के जी हमने अचीव कर लिया है और चीजें फिर आगे चलेंगी। लेकिन आई थिंक इट्स गोइंग टू बी डिसाइसिव कि आइंदा जो मिडिल ईस्ट का नक्शा क्या होगा। और बिल्कुल ठीक है कि अब लफ्जी गोलाबारी जितनी मर्जी करती जाए, प्रैक्टिकली अभी तक आप ईरान को ना मजबूर कर सके हैं कि घुटने टेकें, और आप अभी तक जो भी डिस्ट्रक्शन वहाँ पर हुई है वो सिर्फ फौजी तनसीबात की हुई है या वैसे सिविल प्रेशर के लिए हुई है, लेकिन आपने उनको डिवाइड होने में या रिजीम चेंज में अभी तक कामयाब नहीं हो सके हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, तो फिर ये जो मुईशत की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है अमेरिका की, और पाकिस्तान की नेवी क्या फोर्स अदा कर सकती है इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर, एक ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं कि सूरत हाल इस वक्त अमेरिका के लिए ये बनी हुई है कि पहले एक थार्ड जो डिफेंस सिस्टम था वो तबाह हो गया। अब जो नॉर्थ कोरिया के ऊपर नस्ब किया गया था उसको इसराइल मुंतकिल करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन फिर भी एक ही बात जो सेंटकॉम के लोग आकर जब कहते हैं, वहाँ से जब बयानात सामने आते हैं, हमने ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया है, हमने ईरान की नेवी हो गई, उनकी हर चीज़ को मुकम्मल तबाह कर दिया है, लेकिन रिजीम अभी तक चेंज में नहीं आई है। ये क्या सूरत हाल है और इसको किस हद तक काबू करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, या वाकई ईरान को काबू कर लिया गया है? वी एक्सपर्ट ऑन दैट, तो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ इस पे मौजूद होंगे, उनको प्रोग्राम में वार्म वेलकम कहते हैं। और सर, सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि इस टाइम पे जो हम बातें कर रहे हैं कि भाई अगर ईरान मुकम्मल तौर पर तबाह हो भी चुका है, जो कि असरात नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन अमेरिका अपनी शिकस्त तस्लीम करने को, मानने को तैयार नहीं है, ना इसराइल ना अमेरिका। तो क्या इनकी जो सियासी कब्रें इस टाइम ईरान ने खोद दी हैं, क्या ये उस कब्र में जाने से पहले क्या पूरी दुनिया की सियासी कब्रें खोद देंगे ये दोनों रहनुमा, जो कि इस टाइम एटम बॉम्ब गिराने की तैयारियां कर रहे हैं और इस किस्म के इशारे भी दे रहे हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। देखें, तबाही तो ईरान में बहुत हुई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इतनी बमबारी के बाद तबाही तो होती है, लेकिन क्या वो कौम हार गई है? क्या उसने हार तस्लीम कर ली है? क्या अमेरिका ने कोई एक भी हदफ जो उसने बताया था या इजराइल ने, वो हासिल कर पाया है? क्या ईरान की लीडरशिप मीडिया के ऊपर नजर आ रही है और इजराइल की भागी भी है? क्या अमेरिका के सदर के झूठ पकड़े जा रहे हैं? तो वो भी बात सही है। खुद देखिए ना, एक तरफ अमेरिका का सदर ये कहता है कि मिनाब में उन्होंने ईरान ने खुद हमला किया, दूसरी तरफ सेंटकॉम ये कहता है और उनके इंटेलिजेंस इदारे ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि सदर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और ये हमने ही टारगेट किया है। अब दो बातें तो हुई हैं। पहले जो 12 रोजा जंग में हुआ वो तो इजराइल की एक मिथ ब्रेक हो गई कि अनटचेबल अनरीचेबल, लेकिन इस बार एक अमेरिका का ऑरा ब्रेक हो गया कि वो एक सुपर पावर है और सुपर पावर को जो उनके अहदाफ 4 दिन में हासिल करने थे, आज ये आलम है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर हमला किया गया है। अपनाए हुर्मुज के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल इस टाइम पे ईरान का है और ये खुद उनके अपने वेस्टर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं। तीसरी जानिब जो आप देख लीजिए कि अगर उन्होंने मुकम्मल तबाह कर दिया तो थॉड मिसाइल सिस्टम साउथ कोरिया से वो क्यों हटा रहे हैं, जबकि एक ऐसे वक्त में जब नॉर्थ कोरिया ने, किम जोंग उन ने अभी नए मिसाइल टेस्ट किए हैं। तो इसका मतलब यह है कि साउथ कोरिया को बेयारो मददगार छोड़ के जा रहे हैं। ये किसी के दोस्त नहीं हुआ करते, ये सिर्फ अपने मफादात को, और वो भी क्या कि एप्स्टीन फाइल के अंदर जो घिनौना किरदार है, जो मासूम बच्चियों को जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनकी इज्जत और आबरू को तार तार किया गया और अपने ही मुल्क की बच्चियों को तार तार किया गया, ये आप देख लें, ये इनका किरदार है। दूसरी जानिब कौन सा किरदार है? दूसरी जानिब जो मुज्तबा खामनाई साहब हैं, शहीद के बेटे हैं, एक आलिम फाजिल इंसान है, एक ऐसे इंसान है जिन्होंने तमाम जिंदगी एक मौकफ के ऊपर गुजारी कि हम कभी भी फलस्तीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, कभी भी गजा को हम तन्हा नहीं छोड़ेंगे। और आज दुनिया देख रही है कि उनको इसकी सजा दी जा रही है, लेकिन क्या वो कामयाब हो गए? मशरिक वस्ता का एतमाद अमेरिका के ऊपर खत्म हो गया। इजराइल के जासूस जिस तरीके से आज उन्हीं के ममालिक पे बमबारी करते हुए वो पकड़े गए हैं और भारतीय जासूस पकड़े गए हैं, आज मशरिक वस्ता और खलीजी रियासतों को ये तो ख्याल आया होगा ना कि काश कि हमने पाकिस्तान से यारी लगाई होती, कम से कम आज ये हजीमत और ये रुसवाई ना देखनी पड़ती। आज बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के अपने आप को अमेरिका खुद ना बचा पाया, वो उनको क्या बचाएगा? और फिर तो कह अमेरिका के अंदर तमाम अड्डे सब कुछ बंद करे वरना हम अटैक करते रहेंगे। भट्ट साहब हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। भट्ट साहब, ये जैसे बड़ी अच्छी बात थॉट मिसाइल का कि भाई उन्होंने शुमाली कोरिया को बेयारो मददगार छोड़ दिया है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि अमेरिका के पास रिसोर्सेज नहीं है, अब वो यहाँ से उठा वहाँ से उठा कि इसराइल को बचाना है किसी सूरत। दुरुस्त कह रही है फिजा। देखें, अमेरिकियों के पास पूरी दुनिया में 8 थर्ड रडार थे, इनमें से 4 तो ईरानियों ने तबाह कर दिए। अब देखें ना, 4 तबाह होने के बाद 4 बचते हैं, तो एक नया थर्ड रडार जो है उसकी हाउ मच रुपीज? $1.5 अरब। कुछ इतना सस्ता नहीं है, $1.5 अरब का ये रडार है। तो अब इसको बनाना भी जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये फैसला अब चीन ने करना है। जो इसमें धाते नायाब धाती चीज़ें दरकार हैं वो इस वक्त चाइना के पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, दोबारा बना सकता है अमेरिका ही ने, लेकिन विद द हेल्प ऑफ चाइना। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, मशरिक वस्ता में जो इंटरसेप्टर हैं वो कम होने के बाद अब अमेरिका यूक्रेन और दीगर ममालिक, कोरिया है, ताइवान है, इनसे इंटरसेप्टर ला रहा है और इन खतरों पे अमेरिका को नुकसान हो रहा है। बात यह है कि अमेरिका दबता जा रहा है। हमें काबिल एहतराम मोहतरम हजूर ने ज्वाइन किया और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि आपनाए हरमज़ पे मुकम्मल कंट्रोल है। इन्होंने वाज़ेह बता दिया है कि पूरी तरह ईरान चढ़ दौड़ा है। अब ईरान ट्रंप को चढ़ा रहा है कि आओ ज़मीन पर हमला करो, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। लिहाजा मैं हमीद गुल साहब आपसे ही ये पूछना चाहूँगा अब्दुल्ला भाई कि आप हमें आगाह करें कि हम आपकी बातों से मुतफिक है और आपकी इंफॉर्मेशन भी ठीक है, कंसेंसस है हमारा। जब अमेरिका को ये नज़र आ गया कि उसकी पहलवानी ख़त्म होने लगी है, उसके पास ट्रंप कार्ड क्या है? क्या वो खामोशी से वापस चला जाएगा
या फिर सीधा जो फिजा कह रही थी वो एटम बम मार के ही जाएगा? आज खुल के जरा हमें भी अब्दुल्ला भाई समझा दे। भट्ट साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी। अमेरिका जैसा दरिंदा किसको नहीं मालूम, जहां जहां इंसानियत पे जुल्म हुआ वो उसके अंदर अमेरिका का ही किरदार रहा। हिरोशिमा नागासाकी के अंदर एटम बम इस्तेमाल करने वाला वाहिद गैर जिम्मेदार मुल्क कौन सा था? अमेरिका था। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स फेंकने वाला अफगानिस्तान में कौन था? अमेरिका था। वियतनाम के अंदर बॉम्बिंग करना, खासतौर पे निपाम बम जिससे तमाम ऑक्सीजन खत्म की गई, कौन था? अमेरिका था। जिस तरीके से चाड के ऊपर किया, इसके ऊपर सोमालिया पे किया गया, हेटी पे किया गया, वियतनाम पे किया गया और फिर दीगर दुनिया के अंदर केमिकल टेस्ट किए गए, कौन था? अमेरिका था। और आज जो गजा के अंदर थर्मोबैरिक बम किए जा रहे हैं इस्तेमाल और वाइट फास्फोरस बम लबनान के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कौन कर रहा है? अमेरिका का ही ये वेपन है जो उसने एक गैर जिम्मेदार दहशतगर्द रियासत इजराइल को दिया हुआ है। अब जो इस टाइम पे सिचुएशन है, ईरान ने ये बात तय कर दी, इस टाइम पे जो कंट्रोल है दुनिया की नर्व्स के ऊपर वो ईरान का है। आप देख लीजिए कि मईशत उनसे जुड़ गई है, आबनाए हुर्मुज उनसे जुड़ गई है, तेल की कीमतें वो तय करते हैं और वो बताते हैं कि दुनिया के अंदर अब नेक्स्ट टारगेट्स क्या होंगे। सियासत अमेरिका की खत्म हो गई है, अंदरूने खाना अमेरिका को चैलेंजेस पड़ गए हैं। 21% लोग टोटल उनकी सपोर्ट में हैं जंग के और बाकी लोग थू थू कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तीसरी जानिब जो है वो आप मशरिक वुस्ता को देखें कि वो मशरिक वुस्ता जो एक जमाने में अमेरिका की तारीफ करते थकता नहीं था, आज वो वहां कहता है कि अब्दुल्ला भाई कताकामी की माजरत फिजा ब्रेक पे जा रही है, लेकिन मुझे ये बताते जाएं कि फिर इसका, मैं आपकी बात से मुत्फिक हूं, इसका फिर अमेरिका एंड क्या करेगा? अब्दुल्ला साहब, न्यूक्लियर कर देगा ना, तो न्यूक्लियर कर दे, क्या हो जाएगा न्यूक्लियर से? अच्छा, जापान खत्म हो गया न्यूक्लियर से या आज एक ताकत के तौर पर खड़ा है, लेकिन अगर इजराइल न्यूक्लियर हो गया ना तो याद रखें फिर ना अमेरिका बचेगा, ना इजराइल बचेगा और ना कोई और। अमेरिका की थानेदारी असल में चैलेंज हो गई है। अमेरिका का जो एक ऑरा है वो ब्रेक हो गया, एक सुपर पावर का स्टेटस उसका खत्म हो गया। अभी ये जिल्लत और रुसवाई की अथाह गहराइयों में जाएंगे, ये मुकद्दर है और ये कोई और नहीं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी एक तोहफे के तौर पर आया और पाकिस्तान के हवाले से जिस तरीके से उसका किरदार रहा, आज वो भारत को ले डूबेगा और आज अमेरिका को ये शख्स जो पागल आदमी डोनाल्ड ट्रंप है ये ले डूबेगा, जो झूठ बोलता है, खुलेआम बोलता है और लगातार बोलता है और कोई प्लान के बगैर वो यहाँ आया ईरान के अंदर, ना उसके पास प्लान है, ना उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है, ना उसकी अपनी इंतजामिया उसके साथ है। जो वो ये कहता है इंतजामिया उसको झूठ साबित करती है। ऐसे शख्स का तो ट्रायल होना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर। और याद रखें, ईरान इसकी FIR काटेगा, ईरान इसको इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाएगा और ईरान कॉम्पनसेशन क्लॉज मांगेगा। वैसे ही फलस्तीन वाले इशू पे तो ऑलरेडी वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उन्हें कह दिया हुआ है कि वो इसको पकड़ के लाए। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फ्रेंडली फायर जो हो रहे हैं, पहले उनके अमेरिकी के जो F-15 थे वो 3 लड़ाका तैयारे गिर गए। अब ये खबर आ रही है कि जो उनके C-135 हैं वो रिफ्यूलिंग में गिर गए हैं। ये ऐसा ही हाल इंडिया का होता था कि हम देखते थे कि उनके राफेल भी गिर रहे हैं, तेजस भी उड़ता उड़ता गिर रहा है। अमेरिका इतने रिसोर्सेज के बाद, इतनी ट्रेनिंग के बाद अमेरिका के साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये बर्बादी सारी ईरान की हुई है, जहाज अमेरिका के गिर रहे हैं। KC-135 इराक के अंदर गिर गया, बोइंग जहाज है, ये 4 इंजन है। मैं आपको वैसे बता दूं, अगर एक इंजन फेल हो जाए तो भी बोइंग चलता है, 2 इंजन फेल हो जाए तब भी चलता है, तीसरा इंजन फेल हो जाए तब भी बोइंग चलता है। तो ये 4 इंजन के 4 इंजन अचानक फेल हो गए, ये अचानक सारी वारदातें अभी रूनुमा होना शुरू हो गई, ये कटी पतंगों की तरह। ये तो 3 जहाज आपने बताए ज्यादा गिरे हैं, ये छुपा गए हैं, बता नहीं रहे, इनकी लाशें ही लाशें इस टाइम पे पड़ी हुई हैं सर्द खानों के अंदर, ये निकाल नहीं रहे। इनको निकालना पड़ेगा, ये जंग इनको ले डूबेगी। ये मैं आपको बताऊं, कुछ तो इनकी नाक कट गई है और बाकी मजीद इनकी कट जाएगी। इनका जो अंदर का इंपीरियल ह्यूब्रिस है ना, इनका जो एक तौबा इस्तगफार, जो नौजुबिल्लाह खुदाई का दावेदार
दावेदार बन गया था कि ट्रंप को ट्रंप रोक सकता है, ट्रंप को बता दिया कि एक मुट्ठी भर अवाम ने खड़े होकर ना तुम्हें अपनी औकात दिखा दी है। तुम गली के एक गुंडे थे जिसको एक बीच बाजार एक बच्चे ने आके चमाट मार दिए मुंह के ऊपर और अब उसका बूथा लाल हो गया है। ये नहीं होगा इनका, ये इनकी जिल्लत इनकी लिखी गई है। ये अपना सुपर पावर का स्टेटस बरकरार नहीं रख पाएंगे। याद रखिए कि जिस तरह से अभी भट्ट साहब ने चीन का जिक्र किया, लियाओमिंग 1 वहां क्या कर रहा है इंटरनेशनल वाटर के अंदर, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार और जासूसी का बहरी जहाज समझा जाता है चाइना का, जिसके साथ 2 डिस्ट्रॉयर 055 और 052D मौजूद हैं। तो ये क्या कर रहे हैं वहां, ये 6000 किलोमीटर के अंदर एक एक चीज को देखता है। ये तो मवासलाती निजाम तो पहले दिन ही खत्म कर दिया था अमेरिका ने ईरान का। तो आप गए हैं ट्रंप साहब, अब जाएंगे आप हमारी मर्जी से। और इसमें जो तमाम कार्ड हैं इस टाइम पे वो ईरान के हाथ में है, लेकिन इसका इफेक्ट इकोनॉमी पे क्या होगा, ऑयल प्राइसेस क्या पाकिस्तान में बढ़ रही हैं, एक ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। वेलकम बैक। जैसे कि मैं अपने हर प्रोग्राम में शुरू से कहती आई हूँ कि पाकिस्तान इस रीजन के अंदर एज अ स्टेबलाइजर और स्टेबिलिटी लेकर आता है हमेशा, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ वो हो, चाहे इंडिया के साथ हो या ईरान की वॉर हो। और हमेशा से पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर जो तवाज़ुन बरकरार रखे हुए हैं ना, इसका क्रेडिट मौजूदा पाकिस्तानी रजीम को ही जाता है। अब सऊदी अरब के साथ देख लें कि ईरान की अटैक करने की रेशियो जैसे दुबई के साथ है, सऊदीया के साथ ऐसे नहीं है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर फील्ड मार्शल इन यूनिफॉर्म वहाँ पर बैठे हैं, MBS से मुलाकातें कर रहे हैं और कोई खुफिया मुआहदे की बातें हो रही हैं कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कोई डिस्कशन चल रही है, कोई बैकडोर राब्ते हुए हैं जो कि पाकिस्तान करवा रहा है। तो इस टाइम पे पाकिस्तान और ये जो डिप्लोमेसी है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे साथ हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट सलीम मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं, और उनसे सिफारतकारी की अमूर समझने के लिए आई थिंक ही इज़ एन एक्सपर्ट, तो इनको वार्म वेलकम कहते हैं। सर, वेलकम टू द शो। अब हमें ये समझा दीजिए कि अभी जो वॉर सिचुएशन बनी हुई है, पाकिस्तान का रोल, और क्या वाकई कोई बैकडोर डिप्लोमेसी या कोई खुफिया माहिदा होने जा रहा है ईरान और सऊदी अरब को दरमियान कोई, ताकि एक दूसरे पर अटैक ना किया जा सके, और ये पाकिस्तान ही करवा रहा है। क्या ये खबर दुरुस्त है? देखिए, अभी सारी सूरत हाल में जब ईरान ने GCC कंट्रीज पे, तो खैर अमेरिकन बेसिस हैं वहाँ पे, इस रीजन में 19 के करीब हैं, और खुसूसन जाहिर है वो जो है इन मुल्कों में GCC कंट्रीज में जो है उसको उसकी वजह से, और उन्होंने रीजन दिया उसकी वजह से उन्होंने अटैक्स किए। लेकिन फिर साथ ही साथ उन्होंने दूसरे अटैक्स भी किए सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मसलन ऑयल इंस्टॉलेशंस पे, कई जगह तो वाटर इंस्टॉलेशंस पे, और इस तरह की भी अटैक्स किए, होटल्स वगैरह पे भी किए। अब जहां तक सऊदी का और ईरान का मामला है खसूसन, तो देखें, एक बार तो इनकी रिप्रोचमान पहले किसने करवाई थी? चाइना ने। ये जो है ना एकदम दुनिया के लिए सरप्राइज हुई थी जब चाइना ने इनकी रिप्रोचमान करा दी थी, बहुत सालों की। आपको पता है इन दोनों जो है ना, और हमारे तो जाहिर है बरादराना ताल्लुकात, बिल्कुल हमारे बरादराना ताल्लुकात तो ईरान से भी हैं और सऊदी अरब से तो बरादराना भी हैं, और बहुत ही ज्यादा नजदीक तरीन ताल्लुकात हैं। तो वो इसलिए पाकिस्तान जो है एक ऐसा मुल्क है जिस पे दोनों ये इत्तेमाद करते हैं, जिसको एक वो ट्रस्ट जो है ना, और बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जिन पे ये दोनों इत्तेमाद इक्वली करते हों। इसीलिए पाकिस्तान हमेशा एक पॉजिटिव रोल प्ले करता रहा। अच्छा, ईरान में सारे क्राइसिस में क्या हुआ है कि इससे पहले भी जब वो 12 रोज़ा जंग भी हुई, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत असूली रहा है उसमें। वो ये था कि जी हम उन बहुत थोड़े मुल्कों में शामिल थे मादूदे के, जिन्होंने कहा कि जी ईरान के ऊपर अटैक जो है वो गलत है, क्योंकि ये जो है ना आप उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वायलेट कर रहे हैं और उसकी सोवरेनिटी वायलेट कर रहे हैं और UN चार्टर को वायलेट कर रहे हैं। पर जब ईरानियन जो अटैक्स हुए GCC कंट्रीज पे, तो उस पर भी हमने यही कहा, क्योंकि हमने कहा कि अगर वो गलत है तो फिर ये भी गलत है। मतलब आप भी उनकी जो है ना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे, उनकी सोवरेनिटी पे, और आप भी किसी तरह से UN चार्टर की खिलाफ वर्जी उधर नहीं कर सकते। तो इस वजह से दोनों ये मुल्क समझते हैं कि पाकिस्तान, क्योंकि इतना असूली मौक़िफ़ होता है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान जो है किसी किस्म की भी जो है ना वो नहीं है कि एक आपको लगे कि किसी तरह का भी बायस है, तो इसलिए पाकिस्तान पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और अभी आपने देखा पिछले चंद दिनों में जो डिप्लोमेसी हो रही है, और बिल्कुल आपने सही कहा कि उसमें आप देखें पाकिस्तान की जो है ना वज़ीर-ए-आज़म की बात ईरानी सदर से भी हुई, उसके बाद जो है दूसरी तरफ सऊदी अरब में टॉप लेवल विजिट्स इस वक्त चल रहे हैं। तो बिल्कुल एक पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है, लेकिन देखें वो कोई सीक्रेट मुआहदे का रोल नहीं है।
ये कहना जो है वो दुरुस्त नहीं होगा कि वो कोई सी खुफिया मुआहदा कराने को जा रहा है पाकिस्तान बिल्कुल ऐसी चीजें नहीं करता। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी होती है, टेबल टॉक हो रही है और सिर्फ यही कहा जा रहा है कि कशीदगी को कम किया जा सके और पाकिस्तान यही कर रहा है। बट साहब ये ठीक है, हमें डिप्लोमेसी की तो समझ आ गई है, लेकिन पूरी आवाम इस वक्त ये जानना चाह रही है, पहले तो महीने बाद पेट्रोल बम आता था, अब हफ्ता बार आ रहा है और आज फ्राइडे है, तो बता दें कि ऑयल टैंक फुल करवा के जाएं या फिर कोई पेट्रोल की कमी है? फिजा बात यह है, इस वक्त जौहर भाई के पास हमसे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, तो हुजूर अनवर किबला इज्जत माब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मौजें लग गई रशिया की, तेल तो बिकना शुरू हो गया रशिया का, सारी दुनिया में उसकी मौजें लग गई हैं। बात यह, मैं बरतानवी जरीदे को पढ़ रहा था तो उसने मुझे ये बताया कि 1.3 से 1.9 अरब डॉलर गैर मुतवक्का फ़ायदा हो रहा है रशिया को। फिर मैंने जब अमरीकी इदारे की जानब गौर किया तो उसने मुझे ये बताया कि 16 लाख बैरल से बढ़कर 2.17 करोड़ बैरल रही है रशिया। हजूर बात यह है कि अगर इतनी ही ये तादाद बढ़ गई है, इतने बड़े पैसे आना शुरू हो गया है रशिया साहब को, तो मेरा पाकिस्तान के मुतल्लिक मुझे बताए। अभी फिजा ने कहा कि टैंकी भरवा के जानी है कि खाली जानी है या बोतलों में घर में को स्टोर कर ले। फिर मुझे मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं घबराना नहीं, 2 त्यारे वहाँ से उड़ गए हैं और वो 2 त्यारे अपनाए हरमत से होते हुए जनाब सीधे पाकिस्तान आ जाएंगे, पेट्रोल की कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे पासे ओगरा का जो मेरा सोर्स है वो मुझे 41 रुपये पेट्रोल और 56 रुपये डीजल की खबर कहता फाइल करो। आप मुझे आगाह करें कि पाकिस्तानी अवाम को रहनुमाई फरमाएं, असी गड्डियां पेट्रोल भरवा लीए, सुकून है, चैन है, रावी चैन लिख रहा है या क्या है? आसान जबान में बताएं भाई आज। जी बिल्कुल बैर साहब, आपने ये तो दुरुस्त कहा कि रशिया को इससे बहुत फायदा हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। जितनी कीमत बढ़ती है तेल की आलमी मंडियों में, रशिया के समझ लें कि उनके तो जो है वारे न्यारे हो जाते हैं उसी हिसाब से, बिकॉज उनको तेल जो है सऊदी अरब से महंगा पड़ता है, उसकी एक्सट्रैक्शन जो है ना, तो उनको अगर वो $60 से नीचे चला जाए पर बैरल तो उनको एक्चुअली कोई फायदा ही नहीं रहता ऑयल फिर उस तरह से एक्सपोर्ट करने में बहुत ही कम फायदा होता है फिर, क्योंकि उनकी अपनी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन जितना उससे ऊपर जाता जाए उतना ही उनका फायदा बढ़ता जाता है, तो बिल्कुल उनके लिए तो इस वक्त बहुत अच्छा है उस लिहाज से। हालांकि ये खबरें भी हैं और शवाहिद भी हैं कि वो ईरान को काफी हेल्प भी कर रहे हैं, वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के जरिए और उनको जो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसकी वजह से उनकी टारगेट प्रिसिशन पहले से बहुत बेहतर है इस जंग में। जून वाली जंग में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। अब दूसरे सवाल पे मैं आ जाता हूँ, वो जो आपने कहा 2 त्यारे, तो मेरे ख्याल आपका मतलब था 2 टैंकर्स आ रहे हैं, असल में वो ऑयल टैंकर्स हैं जो आबनाए हुर्मुज़ में। बिल्कुल पाकिस्तान के जो ऑयल टैंकर्स हैं उस पर जो ईरान ने क्योंकि जो है अंडरस्टैंडिंग है शायद कि वो उस पर अटैक नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान के वो वाहिद उन चंद मुल्कों में शामिल है। इसी तरह उन्होंने चाइना के लिए भी यही रायत दी है जिनके ऑयल टैंकर्स को अटैक नहीं किया जाएगा। तो वो फिर जो है बिल्कुल अभी पाकिस्तान के लिए तेल के कुछ टैंकर्स जो है आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देखें ये प्रेशर जो है ये आने वाले, फिर सऊदीज ने जाहिर है कि पाकिस्तान को ऐसे मुश्किल वक्त में हमेशा ही वो आपको पता है कि डिफरेंट किस्म के पैकेजेस देते हैं जिसकी वजह से चीजें थोड़ी सी बेहतर हो जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो ऑयल की सिचुएशन है वो मुश्किल तो सारी दुनिया के लिए होगी, पाकिस्तान के लिए भी होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब में भी, क्योंकि एक बहुत ही नरम गोशा है, बहुत ही बरादराना ताल्लुकात हैं, ईरान में भी जो है ऐसी ही है, तो उसकी वजह से सब पाकिस्तान को थोड़ा सा बाकी मुल्कों की निस्बत जो है उसमें फिर भी वो और ऑयल जो है वो मिल जाएगा, बट स्टिल पता कोई नहीं है, प्राइसेस भी बढ़ा दें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और उम्मीद के साथ ही है कि हो सकता है कि हमारी हुकूमत को आवाम पर रिलीफ देने का कोई ख्याल आ जाए और पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो मत इंक्रीज़ हो, लेकिन फिर भी इस वॉर की ये सब जो है वो कैलकुलेशन कह लें या मिस कैलकुलेशन कह लें जो कि अमेरिका के साथ हुई है, कुछ भी हुआ है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ USA और ईरान तक नहीं है, हर कोई इससे मुतासर हो रहा है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह।